हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज एंटाई फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज हम बात करेंगे ब्रावो और ब्लॉक 3 के आने से जो JF-17 थंडर के एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसके हवाले से। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जो इंडोनेशिया ने रिसेंटली 42 रफेल ऑर्डर किए हैं फ्रांस से, उसके हवाले से। वीडियो की तरफ जाने से पहले हम हमें तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रावो के हवाले से। जिस तरह कि सबको पता है कि जो ब्रावो है वो ड्यूल सीट वेरिएंट है JF-17 थंडर का। हम यहाँ पे ब्रावो के कॉम्बैट रोल के हवाले से डिस्कशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो है उसके ट्रेनिंग रोल के ऊपर बात करेंगे और उसके इम्पैक्ट पे बात करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी जहाज की या थंडर की एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हवाले से। बेसिकली जो ड्यूल सीट वेरिएंट्स होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ट्रेनिंग सिर्फ जहाज उड़ाने की नहीं है, उसको अपने डिफरेंट रोल्स के अंदर एम्प्लॉय करने के हवाले से भी है। बेसिकली इसको आप कॉम्बैट ट्रेनिंग कहते हैं या फाइटर ट्रेनिंग कहते हैं। सबको पता है कि JF-17 थंडर जो है वो तीनों डोमेन्स के अंदर परफॉर्म करता है। वो एयर टू एयर रोल के अंदर भी एम्प्लॉय किया जा सकता है, एयर टू ग्राउंड के अंदर भी एम्प्लॉय किया जा सकता है और एयर टू सी के अंदर भी एम्प्लॉय किया जा सकता है, जिसको आप कहते हैं मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो बेसिकली जो ड्यूल सीट वेरिएंट है ब्रावो, वो आपको ना सिर्फ JF-17 थंडर को उड़ाने के अंदर हेल्प करता है या उड़ाना सिखाता है, बल्कि आपको उसको डिफरेंट रोल्स के अंदर एम्प्लॉय करने की ट्रेनिंग भी जो है वो ब्रावो के अंदर ही दी जाती है। ये बहुत मुश्किल होता है कि आप सिमुलेटर के अंदर ट्रेनिंग करें और डायरेक्ट पहले ही दिन जो आपकी पहली सॉर्टी हो या पहली फ्लाइंग हो वो आपकी सिंगल सीट वेरिएंट के अंदर हो और अब आप उसको लेके फ्लाई करना शुरू कर दें। दुनिया की तकरीबन तमाम फोर्सेज जो हैं वो पहले सिमुलेटर ट्रेनिंग करती हैं, जिसको आप ग्राउंड पे ट्रेनिंग करना कहते हैं, ग्राउंड ट्रेनिंग कहते हैं। उसके बाद वो ड्यूल सीट जो उसका वेरिएंट होता है जहाज का, उसके ऊपर ट्रेनिंग करती हैं और बहुत लेटर स्टेजेस में, बहुत एडवांस स्टेजेस में जाके जो सिंगल सीट वेरिएंट होता है वो पायलट को दिया जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये मॉडल फॉलो नहीं किया क्योंकि हमें JF-17 की जो डिलीवरीज थी वो जल्दी चाहिए थी। अगर हम म्यांमार की एग्जांपल लें जो कि JF-17 थंडर का इंपोर्टर है और इस वक्त सक्सेसफुली अपनी एयरफोर्स में उसको यूज कर रहा है, तो उन्होंने भी ड्यूल सीट वेरिएंट JF-17 थंडर के लिए, जिसको वो रूबी कहते हैं। तो पॉइंट ये है कि ड्यूल सीट वेरिएंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो किसी भी जहाज का बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट सिमुलेटर से ट्रेनिंग करके सिंगल सीट वेरिएंट के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते। ये काफी डिफिकल्ट काम है। अगर हम नाइजीरिया की बात करते हैं तो बेसिकली नाइजीरिया को पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर ड्यूल सीट के ऊपर ट्रेनिंग दी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट ही तीनों जहाज जो सिंगल सीट हमसे लिए हैं वो डायरेक्ट फ्लाई करना शुरू कर दिए सिमुलेटर ट्रेनिंग के बाद। अब आते हैं ब्लॉक 3 के ऊपर। हम सबको पता है कि इस वक्त कम से कम 6 से 7 कंट्रीज जो हैं वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड हैं। मेनली इनके अंदर वो कंट्रीज शामिल हैं जो एक मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहती हैं, जिसके अंदर तकरीबन उनको सब चीजें मिल जाएं। एयर टू एयर रोल के अंदर भी वो जहाज एम्प्लॉय किया जा सके, एयर टू सी रोल के अंदर भी एम्प्लॉय किया जा सके और एयर टू लैंड रोल के अंदर भी एम्प्लॉय किया जा सके। सबसे पहले हम इराक से डिस्कस करना शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि इराक के पास F-16 है, लेकिन उनके F-16 जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि उनको जो US है वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो स्पेयर पार्ट्स नहीं दे रहा, वो उनको अपग्रेड करके नहीं दे रहा। उनके F-16 जो हैं वो BVR भी कैरी नहीं कर सकते। तो जो ब्लॉक 3 है वो ना सिर्फ उनको एक प्रीमियम ऑप्शन देगा BVR डिप्लॉय करने की, बल्कि तीनों रोल्स के अंदर एयर टू एयर, एयर टू सी और एयर टू ग्राउंड के अंदर इराकी एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम अर्जेंटाइन की। अर्जेंटाइन को भी एक ऐसा जहाज चाहिए जिसको वो तीनों रोल्स के अंदर एम्प्लॉय कर सकें, डिप्लॉय कर सकें और वो बखूबी तीनों रोल्स जो है वो निभा सके। अर्जेंटाइन को एक ऐसा जहाज चाहिए जिसकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कम हो, जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो, जिसको मेंटेन करना भी आसान हो। तो JF-17 थंडर उनको ये तीनों चीजें प्रोवाइड करता है। हम ये भी सुन रहे हैं कि अजरबैजान भी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है ब्लॉक 3 को प्रोक्योर करने में। तो हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि अजरबैजान भी जो है वो ब्लॉक 3 के लिए जाए। जो ब्रावो है वो ट्रेनिंग के अंदर हेल्प करेगा और जो ब्लॉक 3 है वो बेसिकली कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में हेल्प करेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी एनहांसमेंट का, ये बहुत जबरदस्त होता है किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्सपोर्ट सेल्स या एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को बढ़ाने के अंदर। इनिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इंडोनेशियन एयरफोर्स जो है वो 42 जहाज लेगी डसॉल्ट रफाल से। जो पहले 6 जहाज हैं वो 3 साल के अंदर अंदर डिलीवर किए जाएंगे और जो बाकी जहाज हैं वो 3 साल के बाद जो है वो इंडोनेशियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। हमने देखा था कि इंडोनेशिया जो है वो सुकोई Su-35 के अंदर बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन US के जो काटसा है उसके फियर की वजह से उसने वो डील ड्रॉप की। इससे पहले इजिप्ट भी Su-35 की जो प्रोक्योरमेंट है उसको ड्रॉप कर चुका है क्योंकि वो डर रहा था US के काटसा की वजह से। बेसिकली काटसा कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट।
इजिप्ट ने भी सू-35 को ड्रॉप करके रफ़ाल का इंतखाब किया और इंडोनेशिया ने भी सू-35 को ड्रॉप करके रफ़ाल का इंतखाब किया। काटसा का जो फ़ायदा है वो फ्रांस को बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑब्वियसली रशिया को नुकसान हो रहा है, लेकिन फ्रांस को फ़ायदा हो रहा है बहुत ज़्यादा काटसा का। लेकिन यूएस को कोई ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। सिर्फ यूएस को यही फ़ायदा है कि जो पैसा है वो रशिया के पास नहीं जा रहा, वो फ्रांस के पास जा रहा है, और जो फ्रांस है वो यूएस का अलाय है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। दिस इज़ एंटाई साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।